हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो है मैटर एंड इट्स सराउंडिंग्स। चलिए जानते हैं हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं वो आखिर क्या होती हैं और उन्हें मैटर क्यों कहा जाता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। यानी मैटर वह चीज होती है जिसका भार होता है और जो जगह घेरती है। अब समझते हैं आसान भाषा में। जैसे एक किताब, इसका वजन होता है और ये टेबल पर थोड़ी जगह लेती है। एक सेब, इसमें भी भार होता है और ये स्पेस घेरता है। ग्लास में पानी, पानी भी भारी होता है और ग्लास के अंदर अपनी जगह बनाता है। यहाँ तक कि हवा भी मैटर है। जब हम बलून में हवा भरते हैं तो वो फूला हुआ दिखता है क्योंकि हवा ने अंदर की जगह घेर ली होती है। तो याद रखो, जो चीज भारी होती है और जो जगह घेरती है वही है मैटर। एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। आपका प्यार ही हमें आगे बढ़ाता है और भी मजेदार साइंस वीडियोस लाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए। मॉडर्न साइंटिस्ट्स ने मैटर को दो तरीकों से क्लासिफाई किया है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के बेस पर। इस चैप्टर में हम मैटर को सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर समझेंगे। केमिकल वाला पार्ट हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पिछले पार्ट में हमने जाना था मैटर क्या होता है। अब हम समझेंगे कि मैटर बना किस चीज से होता है। हर मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो बच्चों, यह था एक छोटा सा इंट्रो। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। काफी टाइम तक दो स्कूल्स का अलग अलग विचार था मैटर के नेचर को लेकर। एक स्कूल मानता था कि मैटर कंटिन्यूअस ब्लॉक जैसा बने होते हैं, जैसे एक लकड़ी का ब्लॉक बिना किसी गैप के। दूसरा स्कूल मानता था कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे रेत के कण। चलो अब एक एक्टिविटी करते हैं ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि मैटर कंटिन्यूअस ब्लॉक जैसा बने होते हैं या पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। 100 मिलीलीटर का बीकर लेंगे, इसमें आधा पानी भर देंगे और पानी का लेवल मार्क कर देंगे। अब 1 चम्मच नमक या चीनी डालेंगे और इसे गिलास रोड की मदद से मिक्स करेंगे। ध्यान से देखिए, क्या पानी का लेवल बदला? जब हमने नमक मिलाया तो वो कहाँ गया? उस नमक ने जैसे जादू से गायब हो गया हो। पर असल में ऐसा नहीं है। जब हम नमक या चीनी को पानी में मिक्स करते हैं तो उसके पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच के खाली स्पेस में जाकर मिल जाते हैं। इसलिए पानी का लेवल बदलता नहीं, क्योंकि नमक ने एक्स्ट्रा जगह नहीं ली, बल्कि एग्जिस्टिंग जगह में इंटरमिक्स हो गए। ये एक्टिविटी हमें बताती है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं और उनके बीच में स्पेस होती है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अगला टॉपिक है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पिछली एक्टिविटी से हमने जाना था कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है, ये पार्टिकल्स आखिर कितने छोटे होते हैं? चलिए अब अगली एक्टिविटी से हम यही समझेंगे। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले लेंगे 2-3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के। इन्हें 100 मिलीलीटर पानी में डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। देखिए, पानी का कलर चेंज हो गया है। अब इस सॉल्यूशन में से सिर्फ 10 मिलीलीटर निकालिए और उसे 90 मिलीलीटर साफ पानी में डाल दीजिए। रंग थोड़ा हल्का हो गया है ना? अब फिर से 10 मिलीलीटर निकालकर नए 90 मिलीलीटर साफ पानी में मिलाइए। ऐसा 5 से 8 बार तक करते जाइए। हर बार कलर हल्का होता जाएगा, लेकिन पूरी तरह से गायब नहीं होगा। इतनी बार मिलाने के भी अगर रंग दिख रहा है तो इसका मतलब है सिर्फ 2-3 क्रिस्टल्स में ही लाखों करोड़ों छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो बार बार डिवाइड होकर पानी में फैल जाते हैं। इनके साइज का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मतलब
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमारी सोच से भी कई गुना छोटे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। हमें आगे और ऐसे वीडियो बनाने में बहुत खुशी होगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अब तक हमने सीखा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। हमने जाना कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है और वो कितने माइक्रोस्कोपिक यानी बेहद छोटे होते हैं। अब बारी है अगले दिलचस्प टॉपिक की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के पार्टिकल्स में कैसी कैसी खूबियां होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली विशेषता से। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है। एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 में आपने देखा था, जब हमने चीनी या पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डाला तो वो धीरे धीरे पूरे पानी में घुलकर फैल गए। लेकिन ये ऐसा कैसे हुआ? पानी तो पहले से ही ग्लास में था, तो फिर ये नए पार्टिकल्स उसमें समा कैसे गए? असल में क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच थोड़ी सी जगह होती है और उसी स्पेस में चीनी या पोटेशियम के पार्टिकल्स जाकर मिक्स हो जाते हैं। तो इसका साफ मतलब ये है, मैटर के पार्टिकल्स आपस में बिल्कुल चिपके नहीं होते, उनके बीच थोड़ी सी खाली जगह होती है। अब पार्टिकल्स के बीच कितनी स्पेस होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मैटर कौन सी स्टेट में है, यानी वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस। ये जो खाली जगह है सॉलिड्स में सबसे कम होती है, लिक्विड्स में उससे थोड़ी ज्यादा, और मनग्यास में तो ये स्पेस सबसे ज्यादा होती है। तो अब हमें पहला पॉइंट मिल गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब बारी है अगले दिलचस्प टॉपिक की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी मैटर के पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं। हमने पिछले एक्टिविटीज में देखा कि पार्टिकल्स के बीच थोड़ी सी जगह होती है, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है, ये पार्टिकल्स हमेशा मूव क्यों करते रहते हैं? क्या कारण हो सकता है? असल में मैटर के सारे पार्टिकल्स हर वक्त बिना रुके मूव करते रहते हैं, क्योंकि हर पार्टिकल के पास होती है काइनेटिक एनर्जी, और यही एनर्जी उन्हें मोशन में बनाए रखती है। इसी मूवमेंट की वजह से पार्टिकल्स जाकर दूसरे पार्टिकल्स में मिल जाते हैं, और इस मिल जाने की प्रक्रिया को कहते हैं डिफ्यूजन। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर substances ऑन देयर ओन ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल। डिफ्यूजन की प्रोसेस में दो अलग अलग मैटर्स के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन ध्यान देना जरूरी है, पार्टिकल्स की स्पीड और उनकी काइनेटिक एनर्जी दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स और तेज मूव करेंगे और डिफ्यूजन भी तेज होगा। अगर टेम्परेचर कम हो तो मूवमेंट धीमी और डिफ्यूजन भी धीरे धीरे होगा। एक सिंपल एग्जाम्पल लो, अगर आप कमरे के कोने में परफ्यूम छिड़कते हो या अगरबत्ती जलाते हो तो कुछ ही मिनटों में उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है ना? लेकिन परफ्यूम तो सिर्फ एक कोने में था, तो फिर उसकी खुशबू हर कोने में कैसे पहुंची? यही है डिफ्यूजन। परफ्यूम के पार्टिकल्स हवा के पार्टिकल्स के बीच घूमते घूमते पूरे कमरे में फैल जाते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हों। पार्टिकल्स की मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है गैसेस में, लिक्विड्स में उससे थोड़ी कम, और सॉलिड्स में सबसे कम, जहां पार्टिकल्स लगभग फिक्स्ड पोजीशंस में होते हैं। तो अब हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर्स, यानी मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। अब तक हमने दो बातें जानी, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और वो लगातार मोशन में रहते हैं। अब एक और जरूरी सवाल, कुछ मैटर्स का शेप और वॉल्यूम फिक्स क्यों होता है और कुछ का नहीं? जैसे पानी, इसे किसी भी कंटेनर में डालो वो उसी का शेप ले लेता है, ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप, जमीन पर डालो तो फैल जाता है। और गैसेस तो, उनका तो ना कोई शेप होता है ना वॉल्यूम, वो हर तरफ फैल जाती है। तो इसका रीजन है,
पार्टिकल्स के बीच का इंटरमोलेक्युलर फोर्स, यानी वो ताकत जो पार्टिकल्स को आपस में जोड़कर रखती है। तो क्या हम कह सकते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? बिल्कुल, लेकिन ये अट्रैक्शन मैटर की स्टेट पर डिपेंड करता है। सॉलिड्स सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। अगर आप कोई सॉलिड चीज उठाते हो, जैसे लोहे की रॉड, लकड़ी या पत्थर, तो वो एक ही शेप में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स आपस में इतनी मजबूती से जुड़े होते हैं। सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए सॉलिड्स का शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ये दूसरों की तरह फैलते नहीं हैं। अब लिक्विड्स की बात करें तो यहाँ वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता जो सॉलिड्स में होता है। लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा कम होता है, इसलिए ये पार्टिकल्स आपस में लूसली जुड़े रहते हैं। यही वजह है कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर सरक सकते हैं, मूव कर सकते हैं और लिक्विड फ्लो कर सकता है। लिक्विड्स का कोई अपना शेप नहीं होता, उन्हें जिस भी कंटेनर में डालो वो उसी का शेप ले लेते हैं, चाहे ग्लास हो, बोतल हो या जमीन पर गिरा हो। अब बात करें गैसेस की, तो उनके पार्टिकल्स में तो और भी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इतना कम कि वो आसानी से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और हर दिशा में फैल सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं गैसेस में पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। आपका प्यार ही हमें आगे बढ़ाता है और भी मजेदार साइंस वीडियोस लाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए। चलो आज शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर। हर रोज हम जिन चीजों से घिरे रहते हैं वो किसी न किसी स्टेट में होती हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाओ, कितनी चीजें हैं, किताबें, पानी, हवा, हर चीज जो हमें दिखाई देती है मैटर कहलाती है। और ये मैटर 3 अलग-अलग रूपों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन सवाल ये है, क्यों होते हैं ये अलग-अलग रूप? क्या पार्टिकल्स हर बार एक जैसे बिहेव करते हैं? नहीं, हर स्टेट में पार्टिकल्स की बिहेवियर बदल जाती है और यही बदलाव मैटर को सॉलिड, लिक्विड या गैस बनाते हैं। चलो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। एक पेन उठाओ, किताब, एक सुई और लकड़ी की डंडी। अब इन सबका आउटलाइन ड्रा करेंगे। क्या सबका शेप फिक्स है? हाँ। अब सोचो, अगर इन्हें जोर से खींचो या गिरा दो, क्या ये फैल जाते हैं या बदल जाते हैं? नहीं, ये अपने शेप में ही रहते हैं क्योंकि ये हैं सॉलिड्स। सॉलिड्स के कुछ खास प्रॉपर्टीज होते हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या। फिक्स्ड शेप। सॉलिड्स का अपना एक फिक्स शेप होता है, मतलब आप इसे किसी भी कंटेनर में डालो, इसका शेप नहीं बदलता। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। हर सॉलिड की अपनी क्लियर बाउंड्रीज होती हैं, जैसे किताब की एजेस, लकड़ी की छड़ का साफ साफ आकार, इन्हें हम डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज कहते हैं। फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है, मतलब जितनी जगह ये घेरते हैं वो हमेशा एक जैसी रहती है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स को दबाने की कोशिश करो, ये कंप्रेस नहीं होते या बहुत ही कम होते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल। चलिए अब कुछ चीजों को देखते हैं और समझते हैं कि ये सॉलिड हैं या नहीं, और अगर हैं तो कैसे। रबर बैंड। रबर बैंड खींचने पर शेप बदलता है। अब तुम सोचोगे, अरे अभी तो आपने कहा सॉलिड्स का शेप फिक्स्ड होता है, तो फिर रबर बैंड सॉलिड कैसे हुआ? तो इसका आंसर है, हमने जब फोर्स लगाया तभी उसका शेप बदला, जैसे ही फोर्स हटाया वो वापस अपने शेप में आ गया। यानी शेप टेम्पोरेरीली चेंज हुआ, परमानेंट नहीं। यही वजह है कि रबर बैंड भी सॉलिड है। शुगर और सॉल्ट। अब जरा शुगर या सॉल्ट को देखो, जब इन्हें किसी जार में डालते हो तो वो जार की शेप ले लेते हैं, तो क्या ये लिक्विड है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि शुगर के हर पार्टिकल का अपना अलग फिक्स्ड शेप होता है। जब तुम इन्हें हाथ में लेते हो
पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई देते हैं और छोटे छोटे सॉलिड्स की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए शुगर और सॉल्ट भी सॉलिड्स हैं। स्पंज, अब स्पंज को दबाओ, वो कंप्रेस हो जाता है। तो क्या ये सॉलिड नहीं है? तो इसका जवाब है, स्पंज में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनमें हवा फंसी होती है। दबाने पर वो हवा निकल जाती है, इसलिए वो दबता है। लेकिन इसके पार्टिकल्स भी मजबूती से जुड़े होते हैं और शेप वापस आ जाता है। यानी स्पंज भी सॉलिड है, सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर पोरस है। तो अगली बार जब कोई चीज उठाओ, जरा सोचो, क्या वो सच में सॉलिड है और क्यों? अगर आपको कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया हो तो बेझिझक नीचे कमेंट करो, हम जरूर जवाब देंगे। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। आप रोज लिक्विड चीजें देखते हो, पानी, जूस, दूध, लेकिन कभी गौर किया है इनमें क्या खास बात होती है? चलो आज इनकी प्रॉपर्टीज को आसान भाषा में समझते हैं। लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज। नो फिक्स्ड शेप, लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता। ये जिस कंटेनर में रखो उसी का शेप ले लेते हैं। ग्लास में रखो तो ग्लास जैसा, बोल में रखो तो बोल जैसा। फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड की क्वांटिटी हमेशा उतनी ही रहती है, चाहे उसे किसी भी बर्तन में डालो। अगर आपके पास 100 मिलीलीटर पानी है तो वो चाहे बॉटल में डालो या जग में, वॉल्यूम 100 मिलीलीटर ही रहेगा, बस शेप बदलेगा, वॉल्यूम नहीं। दे फ्लो, लिक्विड्स आसानी से बह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए इन्हें फ्लूइड्स कहा जाता है, मतलब जो फ्लो करे। नॉट रिजिड, लिक्विड के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, यानी थोड़ी सी जगह रहती है उनके बीच, इसलिए ये पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं और लिक्विड को रिजिड नहीं बनाते। तो ये थी लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज, सिंपल लेकिन बहुत जरूरी। अगर इस चैप्टर पर नोट्स चाहिए हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए। अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, गैसेस स्टेट। एक ऐसा स्टेट जिसके पार्टिकल्स ना जमीन पर टिकते हैं, ना एक जगह बैठते हैं, बल्कि हर समय उड़ते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक्टिविटी के साथ जो गैसेस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को समझने में मदद करेगी। 300 मिलीलीटर की सिरिंजेस लेंगे और उनकी नोजल्स को रबर कॉर्क से बंद कर देंगे। पहले सिरिंज को वैसे ही छोड़ दीजिए, दूसरे में पानी भर देंगे और तीसरे में चॉक के छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे। अब पिस्टन को सिरिंज में वापस डाल देंगे। अब हर सिरिंज में पिस्टन को दबाने की कोशिश करेंगे। क्या देखा आपने? जहां सिरिंज में गैस थी वहां पिस्टन आसानी से दब गया, लेकिन लिक्विड और सॉलिड वाले सिरिंज में पिस्टन दबाना मुश्किल था। इस एक्टिविटी से हमें पहली प्रॉपर्टी समझ में आती है, गैसेस को कंप्रेस करना बहुत आसान होता है। घर में जो एलपीजी सिलेंडर आता है उससे वो कंप्रेस्ड गैस होती है। हॉस्पिटल के ऑक्सीजन सिलेंडर में भी गैस कंप्रेस करके भरी जाती है। सेकंड पॉइंट, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। अब एक बात सोचिए, जितना ज्यादा हम पिस्टन को दबाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा। एक बार ट्राई करके देखिए, पिस्टन लगभग 90% तक आसानी से चला जाएगा, लेकिन उसके आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स को मूव करने के लिए स्पेस कम होती जाती है और गैसेस के पार्टिकल्स पहले से ही रैंडमली बहुत तेजी से चारों तरफ भाग रहे होते हैं। जब ये पार्टिकल्स कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं तो हर टक्कर से फोर्स बनती है और यही फोर्स दीवारों पर दबाव डालती है, जिसे हम प्रेशर कहते हैं। इसलिए गैसेस हर डायरेक्शन में प्रेशर डालती है और इसी वजह से पिस्टन रेजिस्ट करता है। वेरी फास्ट डिफ्यूजन। अब सोचिए, आपने किचन में कुछ बना हुआ देखा नहीं, लेकिन उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। ऐसा कैसे हुआ? खाने की खुशबू यानी अरोमा के पार्टिकल्स हवा के साथ मिक्स होकर पूरे घर में फैल जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, और गैसेस में डिफ्यूजन सबसे तेज होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत फास्ट चलते हैं और उनके बीच बहुत ज्यादा स्पेस होता है। नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। गैस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता और कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं। जिस भी कंटेनर में गैस होती है वो उसी शेप और उसी वॉल्यूम में फैल जाती है। तो देखा आपने, गैसेस कितनी अलग और कितनी इंटरेस्टिंग होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो कमेंट में जरूर बताइए। हमें आगे और ऐसे वीडियो बनाने में बहुत खुशी होगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर। अब शुरू करते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। 1.4 कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी स्टेट बदल सकता है? हम सबने देखा है कि पानी 3 अलग-अलग रूपों में एग्जिस्ट करता है। बर्फ के रूप में सॉलिड, लिक्विड रूप में पानी और गैस के रूप में स्टीम यानी भाप। लेकिन ये बदलाव कैसे होता है? जब बर्फ पिघलकर पानी बनती है या पानी से भाप बनती है, तो मैटर के अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स के साथ क्या होता है? और ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है? बहुत सारे सवाल हैं, और जरूर हैं, क्योंकि यही तो साइंस की खूबसूरती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर कैसे मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलता है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। लेकिन एक्टिविटी से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे समझना और आसान हो जाए। सॉलिड से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है फ्यूजन, और टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं। इसकी SI यूनिट है केल्विन। कन्वर्जन फॉर्मूला 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273.15 केल्विन, यानी बस सेल्सियस में 273.15 जोड़ दीजिए। अब एक एक्टिविटी करते हैं। एक बीकर में करीब 150 ग्राम आइस लेंगे और थर्मोमीटर को इस तरह रखें कि उसका बल्ब आइस को टच कर रहा हो। थर्मोमीटर क्या दिखा रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 केल्विन। अब स्लो फ्लेम पर इस आइस को हीट करना शुरू करेंगे और ध्यान से थर्मोमीटर को देखते रहिए। बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो रही है, लेकिन थर्मोमीटर अब भी 0 डिग्री ही दिखा रहा है। और जब सारी बर्फ पानी में बदल जाती है, तब भी थर्मोमीटर 0 डिग्री पर ही टिका रहता है। तो क्या थर्मोमीटर खराब हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का रीजन है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हम इतनी देर से आइस को हीट दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो हीट गई कहाँ? ये हीट पार्टिकल्स के बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लग गई ताकि वे सॉलिड से लिक्विड में बदल सके। जब हमने हीट दी तो पार्टिकल्स की किनेटिक एनर्जी बढ़ी, जिससे वे तेजी से वाइब्रेट करने लगे और एक पॉइंट पर वो अपने फिक्स्ड पोजीशंस छोड़कर फ्री हो गए। इसी प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इंग्लिश वर्जन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वह एनर्जी होती है जो 1 किलोग्राम सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर टेम्परेचर बदले बिना लिक्विड में बदलने के लिए चाहिए होती है। इसलिए आइस को पानी में बदलने के लिए जो हीट लगती है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन पार्टिकल्स के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है। इसे ही कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। हमें आगे और ऐसे वीडियो बनाने में बहुत खुशी होगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तक हमने सीखा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है। वो हीट एनर्जी जो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए चाहिए होती है बिना टेम्परेचर बढ़ाए। अब सवाल है, अगर हम लिक्विड को गैस में बदलें तो वहां क्या होता है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लिक्विड से गैस में बदलने की प्रोसेस को कहते हैं वेपोराइजेशन। चलिए अब समझते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में। इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक बीकर में थोड़ा पानी डालिए और थर्मोमीटर को उसमें डुबो देंगे। अब उसे धीमी आंच पर हीट करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे पानी गर्म होगा, थर्मोमीटर का मर्क्यूरी लेवल ऊपर बढ़ेगा और धीरे धीरे टेम्परेचर पहुंचेगा 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373.15 केल्विन। अब देखिए, पानी उबलना शुरू हो गया है, लेकिन थर्मोमीटर अब भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रुका हुआ है। आप चाहे जितनी हीट देते रहें, टेम्परेचर अब 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ता। क्यों? इसका कारण है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो भी एक्स्ट्रा हीट आप देते हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं लगती, बल्कि वो एनर्जी मैटर की स्टेट चेंज होने में यानी लिक्विड से गैस में बदलने में लगती है।
अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी के पार्टिकल्स की किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल्स मूवमेंट बढ़ेगा। इस मूवमेंट के कारण पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है और वो फ्री होकर गैस में बदल जाते हैं। यही है वो प्रोसेस जिसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका डेफिनेशन है इंग्लिश में, latent heat of vaporization is the amount of heat energy required to convert 1 kilogram of a liquid into gas at its boiling point without any rise in temperature. हिंदी में latent heat of vaporization वह हीट एनर्जी होती है जो 1 किलोग्राम लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर बदले बिना गैस में बदलने के लिए चाहिए होती है। तो ये थी कहानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। चाहे आइस से पानी बने या पानी से स्टीम, स्टेट बदलने के लिए हीट एनर्जी जरूरी होती है। और यही लेटेंट हीट मैटर की मैजिक स्टोरी को कंप्लीट करती है। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। हमें आगे और ऐसे वीडियो बनाने में बहुत खुशी होगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अब तक हमने देखा फ्यूजन के बारे में, जिसमें सॉलिड मैटर लिक्विड में बदलता है, वेपोराइजेशन जिसमें लिक्विड गैस में बदलता है। अब बारी है एक और इंटरेस्टिंग प्रोसेस की। क्या आपने कभी सोचा है क्या कोई सब्सटेंस गैस से सीधे सॉलिड बन सकता है बिना लिक्विड बने ही? जवाब है हाँ, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिपोजिशन। चलिए समझते हैं गैस से सॉलिड में बदलाव कैसे होता है और इसके पीछे की साइंस क्या कहती है। समर में जब झील या समुद्र का पानी इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वो वाटर वेपर में बदल जाता है। अब जैसे ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अचानक गिरता है, ये वाटर वेपर सीधे बर्फ, स्नो में बदल जाता है बिना लिक्विड बने। हाँ, आपने सही सुना, यही प्रोसेस बनाती है स्नोफ्लेक्स। चलिए अब देखते हैं पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है जब डिपोजिशन होती है। टेम्परेचर और प्रेशर के गिरने पर गैस के पार्टिकल्स की किनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। उनकी मूवमेंट धीरे धीरे स्लो हो जाती है। पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। पार्टिकल्स अब एक दूसरे के करीब आकर फिक्स्ड पोजीशंस में जम जाते हैं और बन जाते हैं सॉलिड, यानी गैस से सीधा सॉलिड। और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं डिपोजिशन। डेफिनेशन इंग्लिश में, डिपोजिशन इज द प्रोसेस इन विच अ गैस डायरेक्टली चेंजेस इनटू अ सॉलिड विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड। हिंदी में डिपोजिशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई गैस बिना लिक्विड बने सीधे सॉलिड में बदल जाती है। तो ये थी कहानी डिपोजिशन की। साइंस की दुनिया में हर बदलाव एक रीजन से होता है और पार्टिकल्स की ये जर्नी टेम्परेचर और प्रेशर के इशारों पर नाचती है। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। पिछले टॉपिक्स में हमने 3 प्रोसेसेस देखी, फ्यूजन, वेपोराइजेशन और डिपोजिशन। अब चलिए सोचते हैं रिवर्स डायरेक्शन में और शुरुआत करते हैं सब्लिमेशन से। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ सॉलिड्स बिना लिक्विड बने सीधे गैस में बदल जाते हैं? यस, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। अलमारी में रखे नेफ्थलीन बॉल्स धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं, बिना मेल्ट हुए गायब हो जाते हैं, यानी वो सॉलिड से सीधे गैस में बदल जाते हैं। इन सॉलिड्स में पहले से ही काफी एनर्जी होती है। सराउंडिंग्स से थोड़ी सी हीट मिलते ही ये एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और लिक्विड फेज को स्किप करते हुए सीधे गैस बन जाते हैं। सब्लिमेशन का डेफिनेशन है, sublimation is the process in which a solid directly changes into a gas without becoming a liquid। हिंदी में, sublimation वह प्रक्रिया है जिसमें कोई सॉलिड बिना लिक्विड बने सीधे गैस में बदल जाता है। अब देखते हैं अगली प्रोसेस जिसमें गैस सीधे लिक्विड में बदल जाती है। इसे कहते हैं कंडेंसेशन। गर्मियों में जब नदियों और समुद्र का पानी इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है तो वो भाप यानी वाटर वेपर बन जाता है। फिर जब टेम्परेचर गिरता है तो यह वेपर ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है।
यही है बारिश बनने की प्रक्रिया। टेम्परेचर गिरने पर गैस पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाती है। वो धीरे चलते हैं और आपस में अट्रैक्ट होकर लिक्विड बना लेते हैं। कंडेंसेशन का डेफिनेशन है, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच अ गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग। हिंदी में, कंडेंसेशन वह प्रक्रिया है जिसमें गैस ठंडा होने पर लिक्विड में बदल जाती है। अब देखते हैं तीसरी प्रोसेस, जिसमें लिक्विड ठंडा होकर सॉलिड में बदल जाता है। इसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। जब आप पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो थोड़ी देर में वह बर्फ में बदल जाता है। यही प्रोसेस है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन का डेफिनेशन है, सॉलिडिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड ऑन कूलिंग। हिंदी में, सॉलिडिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई लिक्विड ठंडा होकर सॉलिड में बदल जाता है। तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को समझा: सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस; कंडेंसेशन, गैस टू लिक्विड; सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड टू सॉलिड। हर प्रोसेस में पार्टिकल्स की एनर्जी और उनका बिहेवियर बदलता है, और यही है मैटर की मैजिकल जर्नी। मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। अब देखते हैं अगला टॉपिक, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हमने अब तक देखा कि टेम्परेचर के बदलने से मैटर की स्टेट बदल जाती है। अब बारी है प्रेशर की। तो क्या दबाव को बदलकर भी मैटर की स्थिति बदली जा सकती है? चलिए इस टॉपिक में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर दूर रहते हैं। तो क्या हम गैस पर दबाव डालकर पार्टिकल्स को पास पास लाकर उसे लिक्विड बना सकते हैं? आइए जानते हैं प्रेशर के जादू को। मान लीजिए एक गैस को एक सिलेंडर में बंद किया गया है। अगर हम पिस्टन से उस पर दबाव डालते हैं तो गैस कंप्रेस हो जाती है, पार्टिकल्स पास आ जाते हैं। लेकिन अब जरूरी है कि इन पार्टिकल्स की किनेटिक एनर्जी भी कम की जाए। इसके लिए हम टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। जैसे जैसे पार्टिकल्स की मूवमेंट धीमी होती है, वो एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और गैस लिक्विड में बदल जाती है। अब बारी है अगली कहानी की, जिसमें प्रेशर कम करके सॉलिड को सीधे गैस में बदला जाता है। अब बारी है सॉलिड से गैस में बदलने की। ड्राई आइस, सॉलिड CO2 का कमाल। ड्राई आइस एक सॉलिड फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसे हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। इसे फूड को ठंडा रखने, थिएट्रिकल, फॉग और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया जाता है। जब प्रेशर को अचानक घटाकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लाया जाता है तो यह बिना लिक्विड बने सीधे गैस में बदल जाती है। इसीलिए इसे कहते हैं ड्राई आइस। की कॉन्सेप्ट, प्रेशर और टेम्परेचर मिलकर यह तय करते हैं कि कोई सब्सटेंस सॉलिड रहेगा, लिक्विड बनेगा या गैस में जाएगा। डेफिनेशन इंग्लिश में, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। Thus, pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. हिंदी में, दबाव बढ़ाकर और तापमान घटाकर गैसेस को लिक्विड में बदला जा सकता है। इसलिए प्रेशर और टेम्परेचर यह तय करते हैं कि कोई पदार्थ सॉलिड होगा, लिक्विड बनेगा या गैस में रहेगा। तो आज हमने देखा कि सिर्फ गर्मी ही नहीं, बल्कि दबाव भी मैटर की स्टेट को बदल सकता है। ड्राई आइस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो प्रेशर कम होने पर सीधे गैस में बदल जाती है, बिना लिक्विड बने। साइंस की दुनिया में ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक सोचते रहो, सीख। चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इवापोरेशन। अब तक हमने देखा कि मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए हीट या प्रेशर की जरूरत होती है। लेकिन क्या बिना बॉयल किए भी कोई लिक्विड वेपर में बदल सकता है? आज के टॉपिक में हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी लिक्विड को बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे ही वेपर में बदल देता है। ये चेंज होता है सिर्फ सरफेस लेवल पर, और असल में ये प्रोसेस हमारे आसपास हर रोज चलता है। घर में रखी खुली बाल्टी का पानी धीरे धीरे कम हो जाता है,
यानी वो साइलेंटली वेपर बनकर उड़ जाता है। धुले हुए कपड़े जब धूप में डालते हैं तो कुछ ही देर में सूख जाते हैं। इन सब के पीछे एक्टिव साइंस है, इवापोरेशन लिक्विड्स के सरफेस पर मौजूद पार्टिकल्स जब आसपास की हीट को अब्सॉर्ब करते हैं तो कुछ पार्टिकल्स और भी एनर्जेटिक हो जाते हैं। ये पार्टिकल्स इतना एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर वेपर में बदल जाते हैं, बिना किसी बबल या उबाल के। डेफिनेशन: Evaporation is the process of a liquid changing into vapor at any temperature below its boiling point. तो अगली बार जब कपड़े सूखते देखो या नेल पॉलिश लगाते ही ठंडक महसूस हो तो समझ जाना ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि इवापोरेशन का साइंस साइलेंटली काम कर रहा है। अभी हमने जाना कि इवेपोरेशन कैसे होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कभी कपड़े जल्दी सूखते हैं तो कभी देर से क्यों? इवेपोरेशन कोई मैजिक नहीं, ये प्योर साइंस है और इसके पीछे काम करते हैं कुछ खास फैक्टर्स। चलिए एक एक करके जानते हैं इन फैक्टर्स को। पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। मोर सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू फास्टर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन सरफेस पर होता है, मतलब जितनी बड़ी सरफेस होगी उतना ज्यादा और तेज इवेपोरेशन होगा। इसीलिए जब हम कपड़े सुखाते हैं तो उन्हें फैलाकर लगाते हैं ताकि ज्यादा हिस्सा हवा में एक्सपोज हो सके। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर इज इक्वल्स टू मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है लिक्विड के पार्टिकल्स ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। ज्यादा एनर्जी का मतलब पार्टिकल्स जल्दी सरफेस छोड़कर वेपर बन जाते हैं, इसलिए गर्मी के मौसम में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तीसरा फैक्टर ह्यूमिडिटी। हायर ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू स्लोअर इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी का मतलब है हवा में पहले से मौजूद वाटर वेपर की मात्रा। अगर हवा ऑलरेडी पानी से सैचुरेटेड है तो नया वेपर उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता, जिससे इवेपोरेशन धीमा हो जाता है। इसलिए बारिश के मौसम में कपड़े सूखने में ज्यादा टाइम लगता है। चौथा फैक्टर विंड स्पीड। हायर विंड स्पीड इज इक्वल्स टू फास्टर इवेपोरेशन। अगर हवा तेज चल रही हो तो वेपर के पार्टिकल्स हवा में जल्दी उड़ जाते हैं और आसपास की हवा ड्राई हो जाती है। ड्राई हवा ज्यादा इवेपोरेशन को सपोर्ट करती है, इसलिए विंडी डेज में कपड़े झटपट सूख जाते हैं। तो इवेपोरेशन की स्पीड इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इनका असर हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं, जैसे कपड़े सुखाना, पसीना सूखना या गीली जमीन सूखना। तो अगली बार जब धूप निकले, तेज हवा चले या कपड़े सूखने में टाइम लगे तो समझ जाना कि इवेपोरेशन की साइंस काम कर रही है। और अगर मम्मी पूछे कपड़े क्यों नहीं सूख रहे तो कॉन्फिडेंटली बोल देना, मम्मी आज ह्यूमिडिटी ज्यादा है। इवेपोरेशन के बारे में तो हमने समझ लिया, लेकिन अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यानी इवेपोरेशन से ठंडक कैसे मिलती है? बिल्कुल मिलती है, और आज हम इसी साइंस को आसान एग्जाम्पल से समझेंगे। जब कोई लिक्विड इवेपोरेट करता है तो उसकी सरफेस के कुछ पार्टिकल्स वेपर में बदल जाते हैं। इवेपोरेट होने के लिए उन पार्टिकल्स को एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी वो सराउंडिंग्स से अब्सॉर्ब करते हैं। सराउंडिंग्स की हीट एनर्जी खींचने से वहां टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें महसूस होती है कूलिंग। अब हम देखेंगे रियल लाइफ में इवेपोरेशन से कहां-कहां कूलिंग होती है। रियल लाइफ एग्जांपल 1, नेल पॉलिश रिमूवर ऑन हैंड। क्या आपने कभी नेल पॉलिश रिमूवर या एसीटोन हाथ पर डाला है? अगर हाँ, तो आपको तुरंत ठंडक महसूस हुई होगी। क्यों? क्योंकि एसीटोन के पार्टिकल्स आपके पाम की हीट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं। रिजल्ट: पाम फील्स कूल। एग्जाम्पल 2, वाटर स्प्रिंकलिंग ऑन रूफ। गर्मियों में आपने देखा होगा लोग छत या जमीन पर पानी छिड़कते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पानी का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा होता है। जब पानी इवेपोरेट होता है तो सरफेस से हीट खींच लेता है। रिजल्ट: गर्म सतह ठंडी हो जाती है।
रियल लाइफ एग्जाम्पल 3. Why wear cotton in summer? गर्मियों में हम ज्यादा पसीना बहाते हैं, जो हमारे शरीर का नेचुरल कूलिंग सिस्टम है। कॉटन कपड़े क्या करते हैं? कॉटन पसीना सोक करता है, उसे सरफेस तक लाता है ताकि वो जल्दी इवेपोरेट हो सके। इवेपोरेशन के साथ हीट भी निकलती है और हम फील करते हैं ठंडक। इसलिए गर्मियों में कॉटन पहनना बेस्ट होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 4. ठंडा पानी और कॉन्डेंसेशन। जब आप ठंडा पानी किसी ग्लास में डालते हैं तो थोड़ी ही देर में बाहर बूंदें दिखने लगती हैं। ये बूंदें क्यों बनती हैं? एयर में मौजूद वाटर वेपर ठंडे ग्लास से टकराकर अपनी हीट खो देता है और लिक्विड बन जाता है। रिजल्ट कंडेंसेशन, जो इवेपोरेशन का उल्टा प्रोसेस है। इसका डेफिनेशन है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग because evaporating particles absorb heat energy from the surroundings and that heat loss brings down the temperature. तो अगली बार जब नेल पॉलिश ठंडी लगे या छत पर पानी डालते ही राहत मिले तो समझ जाना इवेपोरेशन साइलेंटली अपना काम कर रहा है। और अगर गर्मी में पसीने से चिढ़ हो तो बोल देना थैंक गॉड, ये बॉडी कूलिंग का तरीका है।